आने वाले टाइम के अंदर ई इनवॉइस अकाउंटिंग के ट्रेडिशनल वे को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं या अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी ये वीडियो आपको देखना ही चाहिए। इसके अंदर मैं एसएपी का आज का प्रोसेस आपसे डिस्कस करूंगा और ई इनवॉइस आने के बाद में वो प्रोसेस कैसे चेंज होता दिखाई देगा, दोनों चीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एसएपी के टर्म्स को आपको बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ। आप एक कंपनी में बैठे हैं, एक डिपार्टमेंट में हैं और वहाँ पे आपको 10 चेयर की रिक्वायरमेंट हुई। फ्रेंड्स, ये 10 चेयर की रिक्वायरमेंट आप परचेजिंग डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचाते हैं, उसे ही एसएपी के अंदर पीआर बोलते हैं, परचेज रिक्विजिशन। आप क्रिएट करेंगे एक रिक्विजिशन कि आपके डिपार्टमेंट को 10 चेयर की रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड्स, इस पीआर को आपका जो डिपार्टमेंट हेड है वो अप्रूव करता है, तो यहाँ पर अप्रूवल मैकेनिज्म आता है। जैसे ही परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास में 10 चेयर की रिक्वायरमेंट आएगी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस 10 चेयर के लिए वेंडर आइडेंटिफाई करना। एक वेंडर से तो नहीं लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर को आइडेंटिफाई करेंगे और जिसका कोड सबसे अच्छा होगा उससे लेंगे। इसे बोलते हैं आरएफक्यू। ये भी एसएपी के टर्मोलॉजी और एसएपी से ही क्रिएट होता है। जब वेंडर आइडेंटिफाई हो जाता है तो अब उस वेंडर को एक पीओ इशू होता है। फ्रेंड्स, बिग कंपनी में जो भी मटेरियल खरीदा जाता है या जो भी सर्विसेज ली जाती है उसका एक पीओ बनता है, परचेजिंग ऑर्डर बनता है, क्योंकि बिग कंपनी डिफरेंट लोकेशन पर वर्क करती है। सो कोई भी अगर कैसे भी माल ले रहा है, परचेज कर रहा है, सर्विसेज ले रहा है विदाउट पीओ तो कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि कोई नहीं देखने वाला कि किस प्लांट पे कितना माल आ रहा है, किस डिपार्टमेंट में कैसी सर्विस ली जा रही है, कितना पेमेंट हो रहा है। तो पीओ बनता है और ये पीओ भी अप्रूव होता है प्लांट हेड के द्वारा या परचेज ऑर्डर के द्वारा, जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस पीओ के अंदर मटेरियल कोड, मतलब जो ये चेयर दिख रही है ना, ये चेयर नहीं होगा, उसका एक मटेरियल कोड होगा जिसमें डिस्क्रिप्शन में चेयर आएगा। मटेरियल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएपी के अंदर। फिर उस पीओ में रेट होगी, क्वांटिटी होगी, कि मतलब 10 चेयर है, उसकी 1000 रेट से ये मटेरियल कोड है, ये वेंडर के पास में चला जाएगा। अब वेंडर इनवॉइस इशू करता है, फिर इस प्लांट पे, मतलब जिस लोकेशन पे रेसिपिएंट को वो गुड्स चाहिए, जब वो आता है तो उसे बोलते हैं जीआरएम। अब ध्यान रखिए, पीओ बहुत तरीके से बनते हैं। अब मैंने साल भर का एक पीओ बना दिया कि 100 टन मेरे को एक मटेरियल चाहिए। वो 100 टन तो एक साल नहीं देगा वेंडर। वेंडर क्या करता है कि पार्ट पार्ट में उसको इशू करता रहता है, तो एक पीओ के सामने मल्टीपल जीआरएम हो सकते हैं। तो अगर मैं ये केस लूँ कि 10 चेयर का ऑर्डर था, उसने चार ही, मेरे को फर्स्ट केस में चार ही चेयर भेजी है, तो चार का ही जीआरएम बनेगा, मतलब एक्सपेक्टेड होगा कि 6 चेयर और आना बाकी है। इसे बोलते हैं ओपन और क्लोज पीओ। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको शायद टैली, अगर आप टैली में वर्क करते हैं तो टैली में आपको ईच एंड एवरी एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला, पीओ में मटेरियल कोड होता है। अब इसको आप समझिए, मटेरियल कोड क्या करता है। मटेरियल कोड गजब का काम करता है। मटेरियल कोड जब बनता है तो एमएम मॉड्यूल में एक मटेरियल मास्टर बनता है। उस मटेरियल मास्टर में ईच एंड एवरी मटेरियल कोड के साथ में एचएसएन डिफाइन होता है, उसका टैक्स कोड डिफाइन होता है। टैक्स कोड यहाँ से मतलब है वो सीजीएसटी एचजीएसटी की रेट के साथ में लगना है, क्या उसमें टीसीएस भी कटेगा, क्या उसमें टीडीएस भी कटेगा, ये सब उस टैक्स कोड के अंदर डिफाइन होता है। और इस मटेरियल कोड के साथ में जीएल भी असाइन होता है। फ्रेंड्स, एसएपी के अंदर जो एंट्रीज बनती है वो जीआरएन के टाइम पे भी आपके फाइनेंशियल को हिट करने लग जाती है। जैसे कि ये 4 चेयर आई, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मटेरियल कोड में जो भी इन्वेंट्री का जीएल होगा वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। मतलब अगर हम ये माने कि चेयर का जीएल जो है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। और एक डमी जीएल रहता है जिसे हम बोलते हैं जीआरआईआर, मतलब कि गुड्स आ गया है, इनवॉइस की बुकिंग पेंडिंग है। तो इसमें जितनी भी एंट्री दिखती है ना जीआरआईआर के अंदर, उसका मतलब ये है कि आपका गुड्स रिसीव हो गया है, लेकिन अभी तक इनवॉइस की एंट्री पेंडिंग है। फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। अब जब वेंडर की इनवॉइस आती है तो वेंडर की इनवॉइस को जो पोस्ट करते हैं वो करते हैं माइरो के अंदर। जो पीओ बेस्ड ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उसके लिए जो एसएपी का टी कोड है वो है माइरो। जीआरएन को बोलते हैं मीगो, MIGO, ये मीगो होता है। और वेंडर की लाइबिलिटी क्रिएट करने वाला जो एंट्री का टी कोड है वो होता है माइरो। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ये GRIR है, इसको तो कर देते हैं रिवर्स, क्योंकि अब ये 4 चेयर की मैं एंट्री कर रहा हूँ, वेंडर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ माइरो के थ्रू।
तो इसको मैं कर दूंगा रिवर्स, और वेंडर जो है वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। अब वेंडर भी क्या है कि राम मोहन श्योन ऐसे करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला एसएपी के अंदर, इनके होते हैं वेंडर कोड। तो इस तरीके से अभी एक ट्रेडिशनल वे में एसएपी के अंदर अकाउंटिंग एंट्री होती है, जिसमें इटसेल्फ बहुत कुछ ऑटोमेट है। फ्रेंड्स, अब ई इनवॉइस आने के बाद में और गजब का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो हम लोग समझते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बताया, अब क्या होता है कि जो आपके वेंडर्स हैं जिनका मोर देन 5 करोड़ रुपए के ऊपर टर्नओवर है, उनको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। जैसे वो ई इनवॉइस जनरेट करते हैं एज ए रेसिपिएंट, वो आपकी जीएसटी पोर्टल पे आ जाते हैं T+2 डेज के डिफरेंस में। फ्रेंड्स, जो मायरो एंट्री करने के लिए या जो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वेंडर की इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट, और लाइन आइटम पर आपका उसका क्वांटिटी, रेट, एचएसएन कोड, टैक्सेबल वैल्यू लाइन आइटम पे, टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी अमाउंट लाइन आइटम पे, डिस्काउंट और अदर चार्जेस। ये सारी की सारी आपकी फिजिकल कॉपी पर मेंशन रहती है, और ये सारी की सारी डिटेल्स जो है आपकी ई इनवॉइस में आने वाली है। फ्रेंड्स, 2 साल से मैं एक वेंडर के, मेरा एक क्लाइंट उसके यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। 2 साल से हम यही ऑटोमेशन कर रहे हैं, और उनकी डिमांड यही है कि हमको ये ऑटोमेशन चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ ही फिर मेरे को एक रियलाइज हुआ, और मैं अब खुद का एक सॉफ्टवेयर एक कंपनी के साथ में मिलकर डेवलप कर रहा हूँ एपी ऑटोमेशन का, बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस का डेटा जैसे मैंने बोला कि रेसिपिएंट के जीएसटी पोर्टल पे आ रहा है। अब उनका रिक्वायरमेंट क्या है कि जो चीज़ हम मैनुअली पंच कर रहे हैं मायरो के एंट्री के टाइम पे, वो सब हमको ऑटो पॉपुलेट करके दो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ई इनवॉइस में मेरा इनवॉइस नंबर है, सेम मेरा अकाउंटिंग एंट्री में भी जा रहा है, और सेम ई इनवॉइस का डेटा जो है आपके जीएसटी 2A में जा रहा है। तो जीएसटी रिकंसिलिएशन का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि जो ई इनवॉइस का डेटा है उससे अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, ई इनवॉइस का डेटा 2A में आ रहा है, जीएसटी रिकंसिलिएशन तो खत्म ही हो गया। अब जैसे कि मायरो एंट्री मारने के लिए वेंडर कोड का रिक्वायरमेंट होता है। अब वेंडर कोड ई इनवॉइस में नहीं आएगा फ्रेंड्स, लेकिन वेंडर कोड जो होता है वो वेंडर मास्टर में आपका मेंटेन होता है। वेंडर मास्टर में वेंडर कोड कैसे मेंटेन होता है, जीएसटीएन और पैन के असाइनमेंट पे बेसिस, मतलब इनवॉइस में जीएसटीएन पैन होना चाहिए। ई इनवॉइस के डेटा में वेंडर जीएसटीएन आ रहा है, तो इस वेंडर जीएसटीएन से अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेंडर मास्टर में जा रहे हैं और उसका वेंडर कोड लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मायरो एंट्री करने के लिए वेंडर कोड है वो भी मुझे मिल गया, प्लस ये सारी की सारी। अब क्या होता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्लांट, रेट, क्वांटिटी, ये सब मेरा पीओ में रहता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर में ये सारी एंट्री लेके आते हैं तो वहाँ पर एक पीओ नंबर का फील्ड रहता है। जैसे वो पीओ नंबर का फील्ड मेंशन करेगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और प्लांट भी आ जाएंगे। फिर जैसे मैंने बताया कि जेआरएन, चार चेयर का जेआरएन बना, तो जेआरएन का भी हम जेआरएन नंबर भी लेके आ जाएंगे। अब ये 4 चेयर जो है वो हम लोग देख लेंगे कि जो इनवॉइस में अमाउंट आ रहा है वो 4 चेयर का ही आ रहा है ना। अगर इन दोनों में डिफरेंसेस है तो हम आपको डिफरेंस बता देंगे। फ्रेंड्स, ये मायरो एंट्री करने से पहले ही सब कुछ चीज़ें हो रही है, ऑटोमेट हो रही है, आपको कुछ भी नहीं डालने की जरूरत है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस आया तो यूजर को कॉल लेना है, अगर डिफरेंस नहीं आया तो डायरेक्ट ईआरपी के अंदर पोस्ट पार्क हो रहा है। तो जहां पर मायरो में अभी मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है, वो मायरो का मैनुअल इंटरवेंशन भी ई इनवॉइस आने के बाद में हट जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल कॉपी से कुछ भी नहीं करना है। आपको जस्ट क्रॉस चेक करना है कि जो आपकी फिजिकल कॉपी है और जो ई इनवॉइस का डेटा आ रहा है वो सिमिलर है तो आपको डायरेक्ट पोस्ट करना है। डायरेक्ट पोस्ट करेंगे तो जो अभी तक मैनुअली ई इनवॉइस नंबर में या टैक्स अमाउंट में या टैक्सेबल वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है, वो सब प्रॉब्लम आपकी जीएसटी रिकंसिलिएशन में हट जाएगी। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे कि आपका जेआरएन बना, फॉर एग्जांपल 4 टेबल चेयर का, इनवॉइस दिया 5 चेयर का, तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाएंगे, तो इनका एडजस्टमेंट कैसे करना है। या जेआरएन, या उसने 4 चेयर भेजी लेकिन ऑन द वे गुड्स डैमेज हो गया, 3 ही आया, तो यहाँ पे 3 चेयर का जेआरएन बनेगा, यहाँ पे इनवॉइस 4 का आएगा, उन दोनों का एडजस्टमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट हैं जो हमने हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर टेक केयर किए हैं। तो वो सब चीज़ें अब ऑटोमेशन होती हुई दिखाई देंगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में हैं या अकाउंटिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो अपने आप को एनहेंस कीजिए, ई इनवॉइस के ऊपर बहुत फोकस कीजिए। ई इनवॉइस का जीएसटी के जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको चेक कीजिए। ई इनवॉइस में मेरे बैक टू बैक 3 वीडियोस बनाए हुए, उनको देखिए, तो आप ई इनवॉइस को समझिए। आने वाले 6 महीने से एक साल के अंदर अंदर आपको पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया का हिलता हुआ दिखेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।